पिछले एक महीने में सबसे ज़्यादा बार दिमाग में आने वाला प्रश्न ये है क्या कि इन एक्ट्स के अंदर वाटर पोल्यूशन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में पढ़ूं क्या, क्या याद करूं, कहाँ से प्रश्न आएगा और आएगा तो कैसा आएगा। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन हमारे दिमाग में था। और बच्चों, इसके लिए अब जो ये वाला वीडियो, एक तो ये वाला वीडियो और एक वाटर पोल्यूशन एक्ट का जो मैंने वीडियो बना रखा है अलग से, है ना, वो जेएसओ जेई की प्लेलिस्ट के अंदर है, वो वाला वीडियो, दो वीडियो देख लो। अगर ईश्वर ने चाहा और हमारा साथ दिया, बाकी भैया देखो क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, वो हम कुछ भी नहीं कह सकते, पर अगर भगवान ने चाहा हमारा साथ दिया तो ये दो जगहों से, एक तो इस वीडियो से और एक उस वीडियो से, निश्चित एक प्रश्न बैठ सकता है। 100% बैठ, एक क्या मतलब जो आएंगे वो इनमें से आ सकते हैं। अब ना आए तो उसके चांसेस भैया बहुत कम है, 1% चांस है, एक से भी कम परसेंट चांस हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इनके अंदर आता क्या है। चलो कुछ क्वेश्चंस करके माहौल बनाते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन डिड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस्टेब्लिश्ड? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब इस्टेब्लिश हुआ? तो देखो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब बना? वाटर पोल्यूशन एक्ट से। वाटर पोल्यूशन एक्ट कब आया? 1974 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे पास में कि SPCB, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना राजस्थान में कब हुई? 1974 में या 1975 में? तो ये आंसर तुमको आना चाहिए, मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अगला देखो। अच्छा, एक और चीज़ पूछनी है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इस्टेब्लिशमेंट का कौन से सेक्शन के अंदर दे रखा है? वाटर पोल्यूशन एक्ट के कौन से सेक्शन में दे रखा है? एयर पोल्यूशन एक्ट के कौन से सेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट दे रखा है? तो मैं पहले ही बता देता हूँ, सेक्शन नंबर 3, थर्ड सेक्शन के अंदर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट, और फोर्थ सेक्शन के अंदर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट है। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, थर्ड और फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ तो है वाटर पोल्यूशन एक्ट में। ठीक है, कि थर्ड में तो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट, फोर्थ में है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट। पर अगर तुम बात करो कि एयर पोल्यूशन में क्या है, तो एयर पोल्यूशन के अंदर थर्ड में तो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का CPBC का इस्टेब्लिशमेंट, पर फिफ्थ में है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट। तो फोर्थ में क्या है, वहाँ वहाँ ये दे रखा है कि अगर मान लो कहीं, अगर मान लो उसमें ये बोल रखा है कि मान लो जैसे वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट आया था, उसके अंदर किसी स्टेट के अंदर पहले से ही ऑलरेडी गठन कर रखा है, पहले से ही ये तुम्हारा SPCB है। ठीक है, तो अब तुम्हें उसी के अंदर केवल एक ये लाना है, प्रावधान लाना है, और प्रावधान ला करके और उसी को बोलना है कि तुम एयर पोल्यूशन का भी काम देखोगे। ठीक है, तो उसके फोर्थ में, थर्ड में तो दे रखा है कि भाई जो ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये ही वाटर का काम भी देखेगा और एयर का काम भी देखेगा। फोर्थ में दे रखा है कि जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो वाटर का काम भी देखेगा और एयर का काम भी देखेगा। और इसके एयर पोल्यूशन कंट्रोल, इस एयर पोल्यूशन एक्ट के फिफ्थ में दे रखा है कि अगर मान लो कहीं पर इस्टेब्लिश नहीं है तो अब इस्टेब्लिश कर लो। समझ में आया? तो इसके तो है थर्ड के अंदर और फिफ्थ के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की बात, इसके अंदर थर्ड और फोर्थ के अंदर दोनों के इस्टेब्लिशमेंट की बात है। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला प्रश्न? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ज़रा, द प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन कॉन्स्टिट्यूएंट वर मेड इन, कब लाया गया? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात कॉन्स्टिट्यूशन में कब डाली गई? 1976 के अंदर डाली गई। ठीक है, वाटर पोल्यूशन एक्ट लाने के बाद में इसकी बात करी गई। ओके, क्वेश्चन देखो, द प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशन वर मेड अंडर, कि जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के अंदर रखा गया है? तो देखो, आर्टिकल में पहले तो आंसर देख लेते हैं। आंसर है आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51A। ठीक है, उसका G पार्ट में एनवायरमेंट को ऐड किया। अब क्या किया है उसको हम पढ़ लेते हैं ताकि हमारे को सही से मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, देखो, ये बोल रहा है कि जो 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है, उसके अनुच्छेद मतलब आर्टिकल
48A और 51A में इसको जोड़ा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भाई जो ये 3 जनवरी 1977 से प्रभावित होगा। अभी अपन ने पहले एक प्रश्न किया था जिसके अंदर उसने बोला था कि 1976 में सबसे पहले बात हुई थी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। और अब इसको जोड़ कब दिया इसने, 3 जनवरी, मतलब देख लो 3 जनवरी को जोड़ दिया है, जबकि 76 में दिसंबर नवंबर में बात हुई होगी, है ना, शीतकालीन सत्र में बात हुई होगी, तो 3 तारीख को तो इन्होंने जोड़ ही दिया, ठीक है। अब इसके अंदर किस में जोड़ा, तो 48A जो है ना, ये 48 जो आर्टिकल है वो किसको बताता है, वो बताता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांतों, नीति निर्देशक तत्वों को बताता है स्टेट के। और जो 51A है वो किसको बताता है, फंडामेंटल ड्यूटीज को बताता है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि कहाँ पर जोड़ा गया है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज जोड़ी गई है वो चीज देखो कि क्या बोला, क्या है, क्या जोड़ा, क्या जोड़ने का मतलब क्या है, डाला क्या तुमने उसके अंदर, ठीक है। तो देखो भाई क्या डाला है इन्होंने, तो इन्होंने डाला है कि जो आर्टिकल 48A है उसके अंदर इन्होंने बोला है, उसके अंदर इन्होंने जोड़ा है ये लाइन कि जो स्टेट है, अब स्टेट का मतलब नॉट ओनली द गवर्नमेंट्स ऑफ स्टेट, वी पीपल्स आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ओके। सो द ऑल पीपल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल, उनका कर्तव्य है कि वो एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करे, पर्यावरण की सुरक्षा करे और उनके अंदर जो भी चेंजेस सुनिश्चित करें ताकि देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा कर सकें। समझ में आ गया, ये तो था इसके अंदर जोड़ा। अब 51A में क्या जोड़ा, 51A के अंदर इन्होंने जोड़े हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के 6th वाला जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो हमारे काम का है, इसको 4th A में जोड़ा है, जिसमें 6th वाले में ये बोला है कि जो एनवायरमेंट मतलब नेचुरल एनवायरमेंट है उसके अंदर वनों को, झीलों को, नदियों को, मतलब वो जगह जहाँ जाकर के तुम सेल्फी ले सकते हो, वन्य जीवों के साथ नहीं ले सकते, ठीक है। इनकी क्या करनी, तुम्हें रक्षा करनी है और इनका क्या करना है, संवर्धन करना है और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखनी है ताकि तुम भविष्य में कभी भी सेल्फी लेने की तुम्हारी इच्छा हो तो तुम हिल स्टेशन पे जा सको, ठीक है। ये बात तो हो गई तुम्हारी कि भाई किसमें क्या जोड़ा, है ना। यहाँ से देखो बेटा प्रश्न कहाँ से आ सकता है, मैं तुम्हें बताता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 547, द फर्स्ट ऑफ द मेजर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट टू बी promulgated इन इंडिया वाज। तो सबसे पहले देखो, पहले तो इनका ये देख लो कि भाई कब आया है, तो नॉइज़ पोल्यूशन तो देखो बहुत बाद में आया है ना, तो इसको तो पहले भूल ही जाओ। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट और ये तो सबसे पहले वाटर पोल्यूशन एक्ट आया 1974 में। अच्छा, अगर इन ऑप्शंस के अंदर तुम्हें दिया होता कि भाई वाइल्ड लाइफ एक्ट कब आया था, तो वाइल्ड लाइफ एक्ट इनसे पहले आया है, ठीक है ना। कब आया है, 1972 में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ एक्ट आया था 1972 में। और एक और चीज़ याद रखनी, और ये जो अगली है ना वो याद रखनी, क्या कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया है 1980 के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी तुम्हारे पास कंप्लीट हो गए, ओके। आगे देखो, आगे देखो, क्वेश्चन है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट। देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इंडिया में सब जगह लगा पर एक जगह नहीं लगा, वो था हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये मैं पहले आंसर बता रहा हूँ तुम्हें ताकि फिर बाद में तुमको मतलब टाइम वेस्ट ना हो। आगे देखो, अब 3 चीज़ें याद कर लो। वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 में 8 तो है चैप्टर्स और 64 है सेक्शंस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कैसे याद होगी, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, बस 64 तो है सेक्शंस और 8 है चैप्टर्स, तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ याद कर लो। तो यहाँ तुम्हारे पास में 3 क्वेश्चन जो है वो निपट जाते हैं, 550, 551, 552, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में, द फंक्शन ऑफ स्टेट बोर्ड इज गिवन अंडर। अच्छा, उसके पहले एक क्वेश्चन रह गया 553 कि सेंट्रल बोर्ड के फंक्शंस किस में दे रखे हैं। तो 3 चीज़ें हैं, 3 बातें। पहला, सेंट्रल बोर्ड के फंक्शंस किसके अंदर दे रखे हैं, सेक्शन 16 में। स्टेट बोर्ड के किस में दे रखे हैं, सेक्शन 17 में, ठीक है। ये वाटर पोल्यूशन एक्ट की बात हो रही है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन एक्ट के क्वेश्चन है ये, ओके। और अगला दे रखा है क्या कि जो पावर है डायरेक्शन की, है ना, वो किसके अंदर दे रखी है, पावर टू गिव डायरेक्शन आर डिक्लेयर्ड अंडर विच सेक्शन, तो इसमें आ जाएगा सेक्शन
18, ये चीज़ें याद रखनी है। ओके, आगे देखो नेक्स्ट, अगला देखो, द वाटर एक्ट टू एंटायर नेशन कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एरिया। ये किसके अंदर बात हो रही है? सेक्शन 19 में। तो देखो कितने सेक्शन हो गए, 16, 17, 18, 19, उसके अलावा बात हो चुकी है 3 और 4 की। ठीक है, तो 6 जो हमारे सेक्शंस हैं वो हम लोगों ने इसके अंदर कवर कर लिए हैं। अब वापस प्रश्न पूछ रहा हूँ, वाटर पोल्यूशन एक्ट के अंदर कितने सेक्शंस हैं और कितने एक्ट्स हैं? तो आपको याद होना चाहिए 8 तो है एक्ट्स और 64 हैं सेक्शंस। ठीक है, उसमें से हम लोगों ने अभी ये 6 इंपॉर्टेंट सेक्शंस देख लिए हैं। अब बच्चों यहाँ से और क्या प्रश्न बन सकता है? वाटर पोल्यूशन एक्ट से और क्या प्रश्न बन सकता है? इसमें से और कौन से सेक्शन से क्या चीज़ पूछी जा सकती है? तो अब हम लोग देखने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट सेक्शंस जो कि हमारी जानकारी में होने चाहिए, जहाँ से संभावित प्रश्न बनेगा ही बनेगा अगर बनने वाला होगा तो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि ये जो हमारा एक्ट है वो 23 मार्च 1974 से कौन से राज्यों में, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि 23 मार्च 1974। ठीक है, पहला तो यही बन गया। अब ये बोल रहा है, अच्छा एक क्वेश्चन है मेरे मन में, वाटर डे कब मनाया जाता है? वाटर डे मनाया जाता है उसके अगले दिन ही तो हो गया, 23 मार्च। ठीक है, तो अब आपको देखो इसके अंदर 12 राज्य हैं। राज्यों के नाम ऐसा ज़रूरी नहीं है, फिर भी एक बार देख लो, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश और राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल करके 12 तो हमारे स्टेट हो गए और बाकी जो यूटीज़ हैं उनके अंदर लागू कर दिया गया। कब किया? 23 मार्च 1974 को, वाटर डे के अगले दिन। तो 2 प्रश्न हमारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, अगली बात, इसकी जो धारा 1 की उपधारा 2 है उसमें ये व्यवस्था की गई है कि राज्य के संविधान के अनुच्छेद 252 ए के अंतर्गत इसे सभी राज्यों में किसी भी राज्य क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा ये बन गया कि कौन से अनुच्छेद से, कौन से आर्टिकल से? तो 252 एक से। ठीक है, और कौन सी धारा में? धारा 1 की उपधारा कौन सी है? 2 में ये प्रावधान दे रखा है। ठीक है, अगली बात, वर्ष 1978 और 1988 को ये अधिनियम में वापस एक अमेंडमेंट लाया गया। तो इसमें 2 अमेंडमेंट ऐड करे गए, 1978 और 1988 में। ये गलत है, यहाँ पे आएगा 1977। ये राजस्थान के हिसाब से 1978 दे रखा बेटा, क्योंकि ये राजस्थान बोर्ड की बुक है इसीलिए इसके अंदर राजस्थान के हिसाब से दे रखा, बाकी 1977 है अगर आप बात करो स्टेट या अपने सेंट्रल के हिसाब से तो। ठीक है, अगली बात देखो, इसके अंदर कुल 8 तो अध्याय हो गए। ओके, और 64 धाराएं मतलब तुम्हारे सेक्शंस हो गए। ठीक है ना, अब देखो इसके अंदर अब क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। अब ये एक बार हम लोग रीड आउट कर लेते हैं बस 5 मिनट के अंदर। क्वेश्चन ये देखो, पहला पॉइंट है, इस अधिनियम में मुख्य उद्देश्य क्या है? जल प्रदूषण का निवारण करना। इसको कोई मतलब नहीं, छोड़ो, यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। अगला देखो, अगर बन भी जाता है तो तुम सब कर सकते हो। अगला हो गया, बोल रहा है इस अधिनियम में एक तो होता है परमानेंट चेयरमैन, पूर्णकालीन अध्यक्ष। ठीक है, ये तो हो गया चेयरमैन। इसके अलावा 16 सदस्य और होंगे। ओके, केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन का प्रावधान किसमें है? धारा 3 और 4 में। ये भी तुम कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर ये 16 सदस्य कौन होंगे? 16 होंगे या कम होंगे, है ना? इसके अंदर जो हमारा अध्यक्ष है वो कौन होता है, सचिव कौन होता है, ये सारी चीज़ें एक बार तुमको इसका एक्ट पढ़ना पड़ेगा। वाटर पोल्यूशन एक्ट जो डाल रखा है उसको पढ़ लेना, उसके अंदर है। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं 3 और 4, तो इसको छोड़ो, आगे जाओ। इस अधिनियम की बैठक कब होती? बैठक होती 3 महीने में एक बार। इसका कौन से किस धारा में प्रावधान दे रखा है? धारा 8 के अंदर दे रखा है। अच्छा, बैठक जो होगी वो ऐसा है 3 महीने में एक बार होगी, पर जो अगर अध्यक्ष चाहे तो वो कभी भी बुला सकता है किसी भी समय। ठीक है, सदस्यों को फटाफट फ़ोन करो और आ जाओ तुरंत, किसकी बहुत इमरजेंसी की कंडीशन में। ओके, अगली बात दे रखी है जो कंबाइन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, संयुक्त कंट्रोल बोर्ड, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, उसका किसमें दे रखा है? धारा 13 के अंदर दे रखा है। ओके, अगली बात,
अगली बात है कि जल प्रदूषण को रोकने अधिनियम का जो मुख्य लक्ष्य है वो किसने बताया? उसने बताया एस.सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। इन्होंने बताया उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कि कोई भी नया कारखाना प्रारंभ किए जाने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक ऐसा कारखाना व्यावसायिक बहिस्त्राव यानी इफ्लुएंट का ट्रीटमेंट करने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं कर देता, तब तक उसको नहीं दिया जाएगा सर्टिफिकेट कि भाई आप चालू कर लो। किस में बताया? एस.सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। ओके, अगला देखो, ये केस है ना, एस.सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, उसके अंदर बात हुई थी। अगली बात आ गई कि राज्य बोर्ड जो है वो इफ्लुएंट के नमूने लेने कलेक्शन करने की शक्ति रखता है। ओके, ये बात है। फिर आ गई ये एक इम्पोर्टेंट धारा 23। इसके अंदर ये बता रहा है कि जो हमारा सशक्त अधिकारी है उसको किसी भी स्थान में प्रवेश या निरीक्षण करने की शक्तियां प्राप्त होगी। मतलब अगर मान लो आप लोग जेईएन साहब बन जाते हो या मान लो आप जेएसओ साहब बन जाते हो, तो और अगर आप उसमें कैपेबल होते हो कि आपको कहीं पर जा करके और वहाँ से नमूने लेकर के आना है, तो नमूने लेकर के आने की शक्तियाँ आपको किस में देते हैं? धारा 23 के अंदर। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट बात, इसके अंदर जो डिस्पोजल होता है, धारा 24 में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि किसी भी भाई स्ट्रीम में या फिर वेल में आप प्रदूषण नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड है। ये है धारा 24 के अंदर। अब देखो, अगर मान लो प्रदूषण कर दिया तो उस समय बहुत आपातकालीन स्थिति हो जाएगी, क्योंकि भाई कुओं से लोग जल भरते हैं, सरिताओं से जल भरते हैं, मतलब स्ट्रीम से जल भरते हैं, तो उसकी बात किसके अंदर हो जाएगी? धारा 32 के अंदर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखो, अभी इसके अंदर कौन कौन सी धाराएं पढ़ चुके हैं? धारा 3, 4, 8, 13, 23, 24 और 32। ठीक है, इसके अलावा अरे हमारे एक तो बाहर चौकीदार जी बहुत भौंक रहे हैं बाहर यार। एक दे रखी, एक हम लोगों ने उसके अंदर पढ़ ली है, कौन सी? 16, 17, 18, 19। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कौन कौन सी की। नेक्स्ट आ गई हमारे पास में 41 के अंदर बोल रहा है कि पेनल्टी लगेगी तुम्हारे को 3 महीने की, अगर मान लो तुमने इसको नहीं चुकाया तो। ठीक है ना, मतलब मान लो अगर तुमने उसका नियम का पालन नहीं किया और अगर आपको जुर्माना लग गया, जुर्माना कितना है ये तुम मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक बात है, वीडियो जा करके देखो और वहाँ से पता करो कि कितना जुर्माना एक्स्ट्रा लग सकता है। इसके अलावा 3 महीने से लेकर के 7 साल की जेल भी आपको हो सकती है। ठीक है, तो 41 हो गया। इसके अलावा 2 सेक्शंस और हैं हमारे पास में, एक सेक्शन 61, एक सेक्शन 62। इसके अंदर हमको क्या क्या बात कर रखी है? तो सेक्शन 61 और 62 में क्या बोल रखा है? इसने बोल रखा है कि भाई मान लो कि भाई कई बार ये बोर्ड जो है वो अपने कार्य की वजह से कहीं पर व्यतिक्रम कर रही है, मतलब लोक हित में सही से काम नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से अटक रहा है मामला और लोग बाग बहुत आक्रोशित हो गए। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सीपीबीसी को और जो हमारी संयुक्त बोर्ड्स को, मतलब कंबाइन बोर्ड्स को, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारी स्टेट बोर्ड को क्या कर सकती है? सुपरशेड कर सकती है। ठीक है, अगली बात देखो, फिर ये बोल रहा है कि 63 और 64 में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को हमारी सीपीबीसी और एसपीबीसी क्या करेगी? उनको ये सलाह दे सकती है। ठीक है, ये बात तो हुई इनकी। अब इसके अंदर हम लोगों ने कौन कौन से अमेंडमेंट पढ़े हैं? इसके अंदर हम लोगों ने पढ़े 3, 4, फिर पढ़े हैं हम लोगों ने 16, 17, 18, 19, उसके बाद पढ़ा 23, 24, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है 32, 41, 61, 62, 63, 64। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़े हैं। तो बेटा इसको अलग से लिख लेना कि ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ओके, ये अमेंडमेंट्स। अब बात करते हैं एयर पोल्यूशन के अंदर की बात करें तो एयर पोल्यूशन जो है, अब इसकी मेन चीज़ आ गई, डेट आ गई हमारे पास में क्या? 16 मई 1981। 16 मई 1981 को पूरे देश के अंदर एयर पोल्यूशन एक्ट लगा दिया गया था। ठीक है, जिसके अंदर फिर अमेंडमेंट आया कब? 1987 के अंदर। ओके, और उसको देखो कितने, तो इसके अंदर ये देखो 7 तो इसके अंदर अध्याय हैं और 54 सेक्शंस। ठीक है, ये बात याद रखनी है, अभी प्रश्न आने वाला आगे। अब इसमें कौन कौन सी मेन सेक्शंस हैं? उसमें से 3rd सेक्शन पहला मेन है, जिसके अंदर ये बोल रहा है कि स्टेट बोर्ड का गठन कर सकते हैं, और 5th हम लोगों ने पहले ही पढ़ दिया कि इसके अंदर स्टेट बोर्ड का गठन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये सेक्शन 19 की। इस सेक्शन 19 के अंदर जो हमारी एसबीबीसी है या राजस्थान सरकार है,
वो क्या कर सकती है, एयर पोल्यूशन के कंट्रोल के लिए जोन बना सकती है। ठीक है, इसके अंदर किसी भी तरह के फ्यूल को या किसी भी तरह की डिवाइस को या किसी भी तरह की उत्तेजक सामग्री जिससे आग लग सकती है या ध्वनि या वायु प्रदूषण हो सकता है, उसको पूरी तरह से निषेध करती है। तो धारा 19 के अंदर क्या करती है, ये स्टॉप करती है, प्रोहिबिट करती है। ओके, सेक्शन 22 कह रहा है कि किसी भी इंडस्ट्री को ये अलाउ नहीं होगा कि जो राज्य बोर्ड ने हमने स्टैंडर्ड बना रखे हैं उससे ज़्यादा एयर पोल्यूशन करे। ठीक है, उसके बाद आ गया सेक्शन 24। सेक्शन 24 क्या बोल रहा है, जो उसका सेक्शन 24 था वो भी इसका भी वही सेक्शन 24 है। सेक्शन 24 कहता है, नहीं, उसका सेक्शन 23, इसका सेक्शन 24। ओके, और वो क्या कहता है, मैंने अभी बताया आपको कि अगर आप मान लो बन गए, ऐसे अधिकारी बन गए, तो आप किसी भी स्थान या पर प्रवेश कर सकते हैं और उस वहाँ जा कर के और एयर पोल्यूशन के नमूने ले सकते हैं। तो एयर पोल्यूशन के नमूने लेने की कैपेसिटी, क्षमता तो आपको कौन बताती है, वो सेक्शन 26 देता है। और किसी भी जगह पर प्रवेश और एग्जामिन करने का कौन बताता है, सेक्शन 24। ये सेक्शन 26 बताती है कि वहाँ पर आप सैंपल भी ले सकते हो। ठीक है, सैंपल लेने में काफ़ी सारे प्रोसेसेस है, जैसे सैंपल लेना, फिर उसके बाद में आपको उसके साइन कराने, वो साइन करने से मना कर दे तो आप खुद साइन करके ये लिख सकते हो कि भाई ये जो सेक्शन है वो मेरे द्वारा लिया गया है सैंपल, और इसके अंदर वो उसने साइन करने से मना किया, वो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, अब सेक्शन 21, सेक्शन 22, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर अपन ने रूल्स दिए थे किसको, जो पोल्यूशन फैला रहा है उसको, पोल्यूशन फैलाने पोल्यूटर को। ठीक है, तो उसको कुछ हम लोगों ने रूल्स दिए, और फिर कुछ रूल्स हम लोगों ने यहाँ सेक्शन 31 के अंदर भी दिए, जो कि उसके अंदर निर्देश देने की शक्तियाँ हमारे अधिकारियों के पास ही रहती है बेटा, कि भाई आपको क्या उससे काम करवाना है, क्या चाहिए, आप क्या चेंजेस करवा सकते हो, वो भी उसे बता सकते हो। ठीक है ना, तो अगर मान लो उसने रूल्स फॉलो नहीं किए, तो रूल्स फॉलो नहीं करने के केस में आप उसको क्या कर सकते हो, उसको सज़ा दे सकते हो। दंड का प्रावधान है, कितनी सज़ा दे सकते हैं, तो हम लोग उसको सज़ा दे सकते हैं कितनी, 1.5 साल की। ठीक है ना, 1.5 साल से 6 साल तक की सज़ा दे सकते हैं, पहला दोष तो। फिर अगर मान लो और इसके साथ में 5,000 तक का आर्थिक दंड भी दे सकते हैं। ठीक है, और जो पहला दोष है उसकी तिथि के पश्चात अगर मान लो ऐसा उल्लंघन और जारी रहता है, तो फिर हम लोग उसको 2 से लेकर के 7 साल तक की सज़ा दे सकते हैं और जुर्माना भी कर सकते हैं। तो ये किसके अंदर दे रखा है, सेक्शन 37 में क्या दे रखा है, इसका दंड दे रखा है। ओके, और यहाँ पे दंड कितने में दे रखा था, सेक्शन 41 के अंदर दे रखा था। पेनल्टी इसमें सेक्शन 41 में थी, यहाँ पे सेक्शन 37 के अंदर है। ओके, अगली बात देखो, अगला है सेक्शन 40। अगर कोई कंपनी कोई क्राइम करती है तो उसके लिए, और सेक्शन 41 किसके लिए, अगर मान लो कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट कोई क्राइम करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है सेक्शन 40 एंड सेक्शन 41 के अंदर। ओके, अगला क्या है, सेक्शन 47 वही है जो इसका सेक्शन 61 और 62 था, है ना। वाटर पोल्यूशन एक्ट का 61 62 वही है जो एयर पोल्यूशन एक्ट का 47 एक्ट है। ओके, इसके अंदर ये बोलता है, ये बोलता है कि वही सेम चीज़ कि भाई बार बार मान लो बोर्ड जो है वो अपने कामों को व्यतिक्रम करता है, व्यतिक्रम मतलब उसका उल्लंघन करता है, तो राज्य सरकार समझती है अगर लोक हित में, तो वो 1 साल के लिए जो स्टेट बोर्ड है उसको क्या कर सकती है, सुपरशेड कर सकती है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट है सेक्शन 53 एंड 54। तो ये बोलता है कि जो हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, यार इस डॉग को भूख लग रही है बहुत तेज, मैं इसको दूध डाल के भी आया पर वो अभी भी चिल्ला रहा है, मैं वापस जाके आता हूँ। अगला है सेक्शन 53 एंड 54। ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की शक्ति देता है। ठीक है, तो ये बेटा इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। ये सारे सेक्शंस अगर मान लो आपके पास इंग्लिश में लिखे हो ना, तो आप इंग्लिश में इन सेक्शंस को ज़रूर पढ़ करके चले जाना। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब वापस आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, द एयर एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर 1981। ठीक है, अब ये कब आया तो है ये 29 मार्च को। ठीक है, 29 मार्च को ये आया। ठीक है, पर पूरे देश के अंदर हर एक राज्य में कब लागू हुआ, मेनली हमारे राजस्थान में कब लागू हुआ, तो राजस्थान में लागू होने की डेट अभी हम लोगों ने देखी थी, कब, 16 मई। ठीक है, 16 मई की बात थी। ठीक है, और आप लोग और कंफर्म कर लेना, अगर कोई वेरिएशन हो तो आप लोग उसको पढ़ना ज़रूर। ओके, अगला देखो, द एयर एक्ट कंटेन, एयर एक्ट के अंदर कितने चैप्टर हैं, तो एयर एक्ट के अंदर कितने चैप्टर हैं, 7 चैप्टर्स हैं।
और कितने सेक्शंस हैं। क्वेश्चन आ गया, देखो कितने सेक्शंस हैं हमारे पास में, 54 सेक्शंस हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कवर हो गया। अगला देखो, अगला ये बोल रहा है कि नॉइज़ पोल्यूशन को कब एयर पोल्यूशन में रखा गया। तो नॉइज़ पोल्यूशन को 1987 के अंदर एयर पोल्यूशन में ऐड किया गया। ठीक है, अगला है एयर पोल्यूशन एक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न है तुम्हारे लिए, नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स कब लाए गए। ठीक है, वो तुम बताना मुझे। अगला आ गया एनवायरमेंटल एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ। तो 1986। अगला है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स। ईपीए कंटेन हाउ मेनी सेक्शंस, 26 सेक्शंस। ओके, नेक्स्ट इज, यहाँ पे बेटा एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुमसे। क्वेश्चन ये है कि भाई इसका, भाई पहली बात तो ये बना कब, एक्ट कब बना। तो बनने का अगर क्वेश्चन आए तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 23 मई को बना। ठीक है, 23 मई को बना, ये तो हो गया बनने का क्वेश्चन। पर अगर मान लो तुमसे पूछे कि पूरे देश में कब लागू हुआ, तो हम लोग बोलेंगे 19 नवंबर को, 19 नवंबर को पूरे देश के अंदर लागू हुआ। नवंबर क्या होता है, 11 नवंबर, दिसंबर, 19 नवंबर को पूरे देश में लागू हुआ। एक और प्रश्न तुमसे पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास में कितने चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं। तो पहले चैप्टर के अंदर कितने सेक्शन हैं। तो पहले सेक्शन के अंदर कितने सेक्शन, पहले चैप्टर में कितने सेक्शन है, 2। फिर ये बोल रहा है दूसरे सेक्शन में कितने, दूसरे चैप्टर में कितने सेक्शन है, तो वहाँ है 4। फिर ये बोल रहा है तीसरे में कितने हैं, तो तीसरे के अंदर है 11। ओके, और चौथे में कितने हैं, तो चौथे में बचे कितने, अब जो बचे हैं वो सब चौथे में हैं, तो यहाँ आ जाएंगे हमारे पास 9। ओके, तो ये तुमको याद रखना है। ठीक है बेटा, ये 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हैं। ओके, अगला देखो, क्वेश्चन है एनजीओ स्टैंड्स फॉर। एनजीओ किसके लिए काम में लिया जाता है। तो एनजीओ की फुल फॉर्म होगी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये वीडियो लंबा हो रहा है तो फटाफट से खींचते हैं। सीपीबीसी की स्थापना कब हुई, तो 1974 के अंदर। ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ अंडर वाटर पोल्यूशन एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ सीपीबीसी, सीपीसीबी। तो इसका चेयरमैन कौन सेलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चयन करती है। अगर आज ये स्टेट एसपीसीबी की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो अभी प्रेजेंट के अंदर चेयरमैन कौन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। शिवदास मीणा। शिवदास मीणा अभी प्रेजेंट के अंदर हमारे सीपीसीबी के चेयरमैन है। अब आपको बताना है कि हमारे आरपीसीबी का अभी चेयरमैन कौन है। चलो छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ। अभी आरपीसीबी का चेयरपर्सन है वीनू गुप्ता, और अभी मेंबर सेक्रेटरी है गोविंद सागर भारद्वाज जी। ठीक है, तो गोविंद सागर भारद्वाज है मेंबर सेक्रेटरी, और वीनू गुप्ता है हमारी चेयरपर्सन आरएसपीसीबी की। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
572, 573, 574। ये कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो पेपर उसी के पेपर का क्वेश्चन है, इसीलिए इसके अंदर कर्नाटका लिखा है। इसकी जगह तुम्हें बताना है कि राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब की गई। ये आपको पहले भी क्वेश्चन मैंने पूछा है और आपको इसका आंसर ज़रूर बताना है बेटा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी कर्नाटका के अंदर तो 1974 में ही कर ली गई थी, पर हम बड़े ढीले हैं, हमने 1974 में नहीं करी। कब करी ये बताना आपको, ठीक है। अगला देखो, हाउ मैनी टायर प्रोग्राम द इनलैंड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क इज़ ऑपरेटिंग। तो यहाँ हो जाएगा 3 टायर प्रोग्राम इज़ ऑपरेटिंग। 3 स्तर पर काम हो रहा है, ठीक है। प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं? पहला ग्लोबल एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है ना, GEMS। दूसरा है मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सेज सिस्टम, और तीसरा है यमुना एक्शन प्लान। ओके, आगे देखो, व्हेन डिड द NGT कंस्टिट्यूटेड। NGT कब बनी? 2010 में। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? C, 2010। अगला देखो, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू पास द अमेंडमेंट इन द पार्लियामेंट टू द सेफ गार्ड द एनवायरमेंट। तो इंडिया वो कंट्री है जिसने सबसे पहले 1976 के अंदर अपने इंडियन पार्लियामेंट के 42 अमेंडमेंट में ये कर दिया, सेफ गार्ड ऑफ एनवायरमेंट के लिए एक्ट बना दिया था, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से कब कब आए। तो वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 में, वाटर सेस एक्ट आया था 1977 में, जिसको कि राजस्थान के अंदर 1978 के अंदर लागू किया गया। इसके अंदर बताया गया कि जो हमारी वाटर पोल्यूशन कमिटीज़ हैं या बोर्ड्स हैं, उनको सेस लेने का हक है। मतलब सारा जो वाटर पे सेस लगता है वो सारा कलेक्शन ये लोग करते, ताकि इनके पास में पैसा आ जाए और काम कर सके आराम से। दूसरी बात, एयर एक्ट कब आया था? 1981 के अंदर। फिर एनवायरमेंट पोल्यूशन एक्ट 1986 के अंदर, हैजार्डस वेस्ट वाटर रूल्स 1989 के अंदर, और द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 के अंदर आया था। इसके अलावा आपको जितने भी 26 ये हमारे सेक्शंस हैं एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, वो सारे ही पढ़ने हैं बेटा, ठीक है। ये अभी मैंने क्वेश्चंस बेटा अभी इसलिए नहीं डाल रहा हूँ, अब मैं बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम चैनल पे ही डालूंगा, तो आप लोग वहाँ जा कर के ही ले लेना। क्योंकि अब मैं क्वेश्चंस इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि बेटा अब मेरे को लग रहा है कि आप लोग सैचुरेटेड हो चुके हो। और सैचुरेशन, क्योंकि बेटा मैंने उसमें 200 क्वेश्चन पहले भी डाले थे, फिर अभी ये 300 के 600 के करीब क्वेश्चन ये हो गए, तो 800 क्वेश्चन ये हो गए, फिर मैं 200-400 क्वेश्चन और डाल दूंगा। तो अब बेटा अब अपने पास में समय है रिवीजन का। जितना तुम लोगों ने पढ़ लिया है ना, उसको अच्छे से तैयार कर लो, उसको ही बस तैयार कर लो। क्योंकि बेटा क्वेश्चन तुमको ज़्यादा अटेंड नहीं करने, तुमको क्वेश्चन अटेंड करने हैं 50% के करीब क्वेश्चंस अटेंड करने, ठीक है ना। 50% क्वेश्चंस कर लो। 50% क्वेश्चन अगर तुम लोगों ने अच्छे से कर लिए तो इसका मतलब तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, और ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारा सिलेक्शन हो करके रहेगा। तो मेहनत करो, और कोई सहयोग की ज़रूरत हो तो मुझे हमेशा मैसेज करो, मैं सबका रिप्लाई करता ही हूँ, आपको पता ही है, ठीक है। धन्यवाद। आगे आने वाली वैकेंसीज, एक और NTPC के अंदर वैकेंसी आ गई है, वो भी मैं डालने वाला हूँ। उसके अलावा अभी जो वैकेंसियाँ मैंने डाली है उन सब के अंदर आपको फॉर्म भरना है, तैयारी करनी है, और कोई भी ज़रूरत हो, किसी भी तरह की आवश्यकता हो तो आपको मुझे बताना है, ठीक है। अब हो सकता है अगर मान लो मैं क्वेश्चंस का वीडियो न डालूँ तो आपको कुछ ऐसा घबराना नहीं है, और आपको जो क्वेश्चंस कर लिए हैं उनको अच्छे से कर लो, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं आपको, और इनमें से भगवान ने चाहा तो 30 से 40 क्वेश्चन से ऊपर ही बैठने चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।